नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम दलित साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत दलित आलोचना पर विचार करेंगे। दलित साहित्य की एक नई धारा है और इस धारा के कुछ अपनी मान्यताएं हैं और इनके अपने लेखक और उनके अपने आलोचक हैं। तो आज हम इस दलित आलोचना के स्वरूप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप दलित आलोचना के प्रारंभ और विकास को आप जान सकेंगे, दलित आलोचना की मूल मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे और प्रमुख दलित आलोचकों के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। इस इकाई में हम इन मान्यताओं को सामने रखा। हिंदी में दलित आलोचना का प्रारंभ 1990 से माना जाता है। इस आलोचना का प्रारंभ जब दलित लेखकों की रचनाएं हमारे सामने आई, जैसे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की या छप्पर जैसी रचनाएं हमारे सामने आई, तब से इस साहित्य को समझने के लिए नई कसौटियों की मांग की जाने लगी और तब इस आलोचना का विकास प्रारंभ हुआ। दूसरी बात ये हुई कि कमलेश्वर ने 1975 में सारिका का एक विशेषांक निकाला। बाद में महीप सिंह ने अपनी एक पत्रिका का विशेषांक निकाला और इन विशेषांकों से हिंदी जगत के अंदर दलित साहित्य की चर्चा का प्रारंभ हुआ। इसके बाद आसपास 1993 में नागपुर में प्रथम अखिल भारतीय दलित लेखक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की और उसके बाद में विधिवत रूप से दलित साहित्य का प्रारंभ हुआ और इसी के साथ दलित आलोचना का भी श्री गणेश हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहले साहित्य लिखा जाता है और फिर साहित्य की आलोचना लिखी जाती है और इसलिए इसी क्रम में ये माना जाए कि दलित साहित्य की रचना होने के बाद दलित आलोचना का विकास प्रारंभ हुआ। एक और बात महत्वपूर्ण है, वो ये है कि दलित साहित्य जब दलित आलोचना विकसित होने लगी तो उन्होंने दलित आलोचना की पुरानी परंपरा को भी ढूंढा। कहा कि हमारी जो परंपरा है वो प्राचीन है, लेकिन आलोचना की ऐसी कोई परंपरा अभी तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। ये आलोचनात्मक जो विमर्श है, जो लेखन है दलित साहित्य का, वो 1990-92 के बाद की ही ये विशेषता मानी जाएगी। दलित साहित्य के दलित आलोचना ने सबसे पहले इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया और इस पर बहुत बहस की कि दलित साहित्य होता क्या है, किसको हम दलित साहित्य कहेंगे, किसको हम सवर्ण साहित्य कहेंगे, क्या दलित और शूद्र एक हैं या वो अलग हैं, और क्या जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग माने जाते हैं वो भी दलित साहित्य के अंतर्गत, उनका लेखन भी दलित साहित्य में आता है। इसको लेकर के बहुत बहस हुई और इस बहस में वो लोग ये स्थापित करने के में सफल रहे कि सिर्फ दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य। अब यहाँ पर ये प्रश्न फिर उठा, मूल प्रश्न, कि दलित कौन होता, किसे हम दलित कहेंगे। इस संदर्भ में इनकी बड़ी स्पष्ट मान्यता है और वो ये कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति दलित है। भारतीय संविधान में जिसे अनुसूचित व्यक्ति का है वो दलित है और उस व्यक्ति से सवर्ण हिंदू समाज छुआछूत का बर्ताव करता है। इस संदर्भ में शिवराज सिंह बेचैन के साथ ही कमल भारती ने कहा कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है और जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये एक तरह का दलित संबंधी मुख्य धारणा। तब फिर ये प्रश्न उठेगा कि क्या दलित हिंदू समाज के अंग है। इस पर थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर का मत है कि दलित हिंदू वर्ण व्यवस्था का कुछ भी नहीं लगता। वर्ण व्यवस्था दलित की न माँ है, न ताई, न चाची, न मौसी, न मामी, न फूफी। हिंदू वर्ण व्यवस्था दलित के लिए एक जेल है। इन व्यक्तियों पर सदियों से अत्याचार होता रहा है, शिक्षा से उनको वंचित रहा गया है, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की गई है और उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया है और ये कार्य उनका सदियों से होता रहा। चूँकि सदियों से ये प्रताड़ित है, इसलिए अब जब उनकी अभिव्यक्ति हुई तो उसमें आक्रोश, विद्रोह और विरोध की भावना उबाल के रूप में सतह पर हमको दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति जब साहित्य लिखता है और अपने बारे में जब लिखता है, अपने अनुभवों को जो लिखता है,
वो दलित साहित्य है। इसलिए परिभाषा को अगर में बांधने की कोशिश की जाए तो दलित आलोचना के अनुसार दलित साहित्य दलितों के द्वारा, दलितों के लिए, दलितों के बारे में लिखा गया साहित्य है और इसलिए इस मान्यता पर वो स्टिक करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और यही मान्यता वो स्थापित भी करते हैं। कंवल भारती का मत है कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उन्हीं के द्वारा उसी की अभिव्यक्ति का साहित्य है। तब ये प्रश्न आता है कि जो गैर दलित जो लेखक हैं उन्होंने भी दलित जीवन पर साहित्य लिखा है, क्या उसको आप दलित साहित्य के अंतर्गत मानेंगे? क्या वह दलित साहित्य नहीं है? प्रेमचंद ने दलित जीवन पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उपन्यासों में भी उनको वर्णन किया। सूरदास जो रंगभूमि का नायक प्रेमचंद ने पहली बार बनाया, क्या वो दलित साहित्य के अंतर्गत आते हैं? नागार्जुन ने हरिजन गाथा लिखी और बहुत सारे प्रगतिशील लेखकों ने, बहुतों ने दलित जीवन पर और बहुत ही उनके समर्थन के अंदर लिखा गया। यहाँ पर दलित आलोचना ने ये स्थापित की बहस हुई कि नहीं, उन लोगों ने जो साहित्य लिखा है उसमें सच्चाई की अभिव्यक्ति नहीं होती, वो उनकी स्वयं की अनुभूति नहीं है, स्वानुभूति नहीं है, वो सहानुभूति का साहित्य है। और इसलिए दलित आलोचना ने इस स्वानुभूति और सहानुभूति के सवाल को वापस हमारे सामने रखा और कहा कि गैर दलितों का जो साहित्य है वो दलित साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, वो सवर्ण साहित्य है, उसमें उनकी उदारता प्रकट होती है, उनका भलमनसाहत प्रकट होती है, लेकिन वो हमारी साहित्य का स्थान नहीं ले सकता। हमारा साहित्य हमारे ही लेखक लिखेंगे। जयप्रकाश करदम ने एक जगह लिखा कि सही मायने में देखें तो भारतीय साहित्य, विशेषतः हिंदी साहित्य, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, इनके हित चिंतन का संवाहक या सीधे सीधे कहें तो हिंदू साहित्य ही रहा। कम से कम दलितों का प्रतिनिधित्व वह नहीं हो सका। दलित के अंदर की कुलबुलाहट, आक्रोश, स्वाभिमान से जीने की उनकी छटपटाहट को कभी साहित्य में अभिव्यक्ति नहीं मिली। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सिर्फ दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, गैर दलित नहीं लिख सकता। हालांकि कुछ दलित लेखकों ने, आलोचकों ने इस धारणा का विरोध किया। डॉक्टर किशोरी लाल ने प्रेमचंद का वर्णन करते हुए कहा कि प्रेमचंद ने दलितों के प्रति कितनी समर्थन का भाव है। गोदान में सिलिया और माता दीन के प्रकरण में वो माता दीन को स्वयं दलित बना देते हैं कि तुम ब्राह्मण हमको नहीं बना सकते, लेकिन हम तुमको दलित बना सकते हैं। इसलिए वो सब आते हैं और उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं और वो उसके बाद में जाहिर है कि ब्राह्मण समाज से वो बहिष्कृत हो जाता है और वो सिलिया के साथ समानता के व्यवहार में रहता है। यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि सवाल उनके पुनर्स्थापन का है। अन्याय है, अत्याचार है, वो भी ठीक है, लेकिन उनका पुनर्स्थापन समाज में समानता के आधार पर कैसे पुनर्स्थापन हो और पुनर्स्थापन के बारे में जो कोई बात करता है वो महत्वपूर्ण है। इसी तरह रतनलाल सांबरिया ने भी इस मत का समर्थन किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, दूसरे लोग भी जो दलितों के जीवन को जानते हैं, जो उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं, जो उनके समर्थन में हैं, वो भी दलित साहित्य लिख सकते हैं। तो ये एक तरह का विवाद है और इस विवाद का अंतिम निर्णय तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहुमत की मान्यता यह है और जो सब लगभग स्थापित हो चुका है कि सिर्फ पहली बात, सिर्फ दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर आता है वो ये कि अगर दलित साहित्य लिख सकता और दलित ही लिखेगा और वो अगर दलितों के विरुद्ध लिखे तो तब क्यों वो साहित्य दलित साहित्य माना जाएगा? यहाँ पर दलित आलोचना फिर एक स्थापना करती है कि नहीं, सिर्फ दलित द्वारा लिखा जाना ही पर्याप्त नहीं है, वो दलितों के पक्ष में भी होना चाहिए। यदि वो दलितों के पक्ष में नहीं है तो उसे हम दलित साहित्य नहीं मान सकते। दलित भी किसी गैर दलित विचारधारा या मानसिकता के अंतर्गत वो रह सकता। एक और बात, एक और सैद्धांतिक स्थापना दलित आलोचना करती है, वो ये है कि अगर कोई लेखक वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करता है तो उसे दलित आलोचक
कभी भी सहानुभूति की दृष्टि से या समर्थन में नहीं देखते। वो सवर्ण लेखकों की इस बिंदु पर परीक्षा करते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में आपकी धारणा क्या है। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था का आप समर्थन करते हैं तो आप हमारे विरोधी हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में आप चुप रहते हैं तो भी आप हमारे विरोधी। फिर आप चाहे जितने बड़े आलोचक हो, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या चाहे रामविलास शर्मा हो या कोई भी बड़ा आलोचक हो, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध दलित साहित्य के प्रारंभ का एक बिंदु है और कसौटी है, एक मान्यता है जिस मान्यता को उन्होंने स्थापित किया। सूरज बड़तिया ने इस बहस का समाहार करते हुए लिखा है कि रचनाकार के पास एक मानवीय दृष्टि होती है। उसी दृष्टि के सहारे वे समाज में उपेक्षित दबे कुचले लोगों को अपने लेखन का विषय बनाता है। लेकिन जब जाति आधारित शोषण के खात्मे और उसके खिलाफ मुहिम चलाने की बात आती है तो लेखकों की सारी मानवीयता जाति संस्कारों में बदल जाती है। इसलिए दलित साहित्य के प्रारंभ होने के पश्चात दलित साहित्य लिखने के दावा करना उचित नहीं है। हाँ, इतनी रियायत दी जा सकती है कि उनके लेखन को सहानुभूति का लेखन मान लिया जाए, क्योंकि आज भी दलित उत्पीड़न, दलित जीवन और दारुण सामाजिक स्थितियों के अनुभव गैर दलित रचनाकार कहाँ से लाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा जूठन में जूठन खाने के अनुभव और अपमानित जीवन की त्रासदी को क्या वे कभी महसूस कर सकते हैं? शादी के समय सवर्ण के घरों में जा जाकर सलाम करने जैसी अपमानित प्रथा पर क्या वे लिख सकते हैं? सुअर बाड़े के अनुभव, मरे जानवर की खाल उतारने के अनुभव एवं शिक्षण संस्थाओं में जाति भेदभाव के दंश उस आक्रोश और विद्रोही तेवर के साथ क्या कभी गैर दलित के लेखन में आ सकते हैं? प्रेमचंद ने मानवीय दृष्टि से, प्रगतिशील दृष्टि से दलित जीवन को आधार मानकर साहित्य लिखा, उन्हें अपने साहित्य में स्थान दिया। इस अर्थ में प्रेमचंद दलित साहित्य में सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन वे दलित साहित्यकार नहीं बन सकते। उनके लेखन को सहानुभूति का ही लेखन कहा जाएगा। ये जो मान्यता है दलित लेखकों की, इस मान्यता के आधार पर प्रेमचंद दलितों के लिए आदर के हो सकते हैं। हम उनके साथ भी, उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति का बर्ताव किया, हम भी उनके लेखन को सहानुभूति से देख सकते हैं, लेकिन वो दलित साहित्यकार नहीं है। इस अर्थ में दलित आलोचना दलित साहित्य के 4 मूलभूत आधार स्पष्ट करती है कि क्या क्या जो चीज़ें होती है वो दलित साहित्य में आती है, जिसमें नंबर 1 जो दलितों द्वारा दलितों के बारे में लिखा गया हो, दूसरा जो अंबेडकर के विचारों से सहमत हो, और तीसरा जो ब्राह्मण श्रेष्ठता की धारणा और वर्णाश्रम का विरोधी हो, और चौथा जो दलितों का पक्ष समर्थन करता हो। जिसमें ये चारों मान्यताएं होती है वही दलित साहित्य होता है, और जिसमें ये चारों मान्यताएं नहीं होती वो दलित साहित्य नहीं होता। इसलिए इनका विचार है कि सवर्ण हिंदी साहित्य अलग है और दलित हिंदी साहित्य अलग है। इसलिए हम इस दलित साहित्य को संपूर्ण हिंदी साहित्य के अंग के रूप में नहीं देखते। ये एक अलग धारा है, ये एक पृथक धारा है जो किसी दिन बहुत बड़ा रूप धारण करेगी, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि हमारे लिए हम साहित्य का ये एक अलग हिस्सा है, और इस पर कोई भी नियम, कोई भी मान्यताएं सवर्ण साहित्य की नहीं आती। इसलिए वो सवर्ण साहित्य से अपने आप को विभेद करते हैं, और ये विभेदक रेखा जो है वो इन 4 बिंदुओं के आधार पर होती है, और आगे चल कर के अंबेडकर के विचारों का इनके ऊपर और भी अधिक गहरा असर होता है। दलित आलोचना सवर्ण हिंदी साहित्य पर कुछ भी नहीं लिखती। कम से कम अभी जो दलित आलोचना लिखी गई है उसमें अन्य हिंदी साहित्य की कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। जिनसे उनका मतभेद है, सिर्फ उन मतभेद के बिंदुओं को रखा जाता है या दलित जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में लिखा जाता है। आगे चल कर के जब इस आलोचना का विकास होएगा तो संभव है कि वो संपूर्ण हिंदी साहित्य पर अपना वक्तव्य दें। अभी आलोचना सिर्फ उन्हीं पर आती है। हालांकि जो रचनाकार, जो सवर्ण रचनाकार दलित रचनाकारों पर लेखन करते हैं उसकी वो टिप्पणी जरूर करते हैं। उदाहरण के लिए जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर पुस्तक लिखी तो डॉक्टर धर्मवीर ने 3-4 पुस्तकें लिख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी के मान्यताओं का खंडन किया या उनका विरोध किया, उनसे असहमति व्यक्त की। कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का समर्थन भी करते हैं कि नहीं, द्विवेदी जी ने कोई गलत तरीके से दलितों को नहीं रखा, या कबीर के मूल्यांकन को लेकर भी थोड़ा बहुत मतभेद होता है। पर मुख्यतः ये माना जाता है कि जो हमारे लेखक हैं उन पर आप वक्तव्य नहीं दे सकते। जहाँ पर सवर्ण साहित्य
दलित साहित्य पर टिप्पणी करता है, वहीं पर सवर्ण साहित्य पर आक्रमण करने के लिए या अपना मतभेद प्रकट करने के लिए दलित आलोचना उनसे चर्चा करती है। अन्यथा वो दलित सौंदर्य शास्त्र, जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, उस पर कोई चर्चा नहीं करती। ये हमारे साधारणीकरण और रस सिद्धांत को नहीं मानते, तो इसको खारिज करने के लिए भी वो कोई तर्क नहीं देते, वो उनके लिए है ही नहीं। इस तरह से उनकी दलित आलोचना ने हिंदी साहित्य को रखा। यहाँ पर कहा जा सकता है कि दलित आलोचना सिर्फ दलित पाठकों को संबोधित है। वो दलित पाठकों का ज्ञान विस्तार करना चाहती है, उनके मन में स्वाभिमान का भाव जागृत करना चाहती है, उनमें एकता स्थापित करना चाहती है। और इस क्रम में दलित आलोचना ने दलित साहित्य की परंपरा की खोज भी की, और खोज क्रम में उन्होंने ये पाया कि बौद्ध धर्म से प्रभावित जो सिद्ध साहित्य है, उस सिद्ध साहित्य से हमारे साहित्य की या आलोचना साहित्य की परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। कमल भारती का मत है कि सिद्ध साहित्य में संस्कृति के मूल्य बुद्ध की परंपरा से आते हैं, जिन्होंने मूल निवासियों या शूद्रों को प्रभावित किया था। दूसरी ये कि सिद्धों में 3 दर्जन से ज़्यादा सिद्ध शूद्र और निम्न जातियों से आए हैं। सिद्धों के प्रभाव में हम श्रम को संस्कृति के मूल तत्व के रूप में देखते हैं। अधिकांश सिद्ध किसी न किसी श्रम से जुड़े हैं। श्रम की स्वीकृति का मुख्य कारण भी ये सांस्कृतिक समानता ही प्रतीत होती है। सिद्धों में गुरु का अपार महत्व है। हम देखते हैं कि आधुनिक काव्य धारा भी गुरु की महिमा को स्वीकार करती है। यह दलित संस्कृति का नैतिक मूल्य है, जिसने साहित्य का भी मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ पर इस परंपरा का जब आगे विकास हुआ और आगे जब मध्यकालीन भक्ति साहित्य आया, तो कबीर और रैदास, दादू आदि निर्गुण संत हमारे साहित्य में आए, जिसे कुछ लोग दलित साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ पर भी कबीर को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है, और कुछ आलोचकों का विचार है कि कबीर तो दलित थे ही नहीं, वो तो पिछड़ी जाति के थे, इसलिए वो हमारे नहीं हो सकते, वो हमारे दलित के नहीं हो सकते। इसलिए दलित साहित्य वाले कबीर की तुलना में दलित आलोचना रैदास को अधिक महत्व देती है। लेकिन कुछ दलित आलोचक कबीर और रैदास दोनों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि इनके विचारों में, इनके व्यवहार में कहीं न कहीं असंगति है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में रैदास और कबीर जहाँ एक और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खड़े दिखाई पड़ते हैं और सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं वे आध्यात्मिक दलदल में फंसकर उसी सामंती व्यवस्था में विलीन हो जाते हैं जिसने वर्ण व्यवस्था को पुख्ता किया है। अब ये जो मान्यताएं हैं भक्ति काल के बारे में, ये मान्यताएं भी अपने ढंग से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह दलित आलोचना ने जब आधुनिक काल के अंतर्गत आए, तो वो हीरा डोम और अच्युतानंद को उन्होंने अपनी परंपरा में शामिल किया। हीरा डोम की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित की थी, और जिसकी बाद में बहुत चर्चा हुई, और हीरा डोम की उस कविता के अलावा कोई साहित्य नहीं मिलता, न उनके जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है। लेकिन चूंकि उनकी नाम के साथ, हीरा के साथ अपनी जाति का जिक्र है, इसलिए ये दलित साहित्य के अंतर्गत आता है। और जो अछूत की शिकायत उन्होंने की है, और जिस तरह से आवेगपूर्ण तरीके से उन्होंने अछूतों की पीड़ा का वर्णन किया है, वो पीड़ा समकालीन दलित आलोचना और साहित्य को प्रभावित करती है, इसलिए उनका महत्व है। अच्युतानंद भी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार, लेखक हैं। वो अम्बेडकर के संपर्क में भी आए थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो ये दलित आलोचना इन 2 लेखकों को महत्व देती है, और इस आरोप के साथ देती है कि सवर्ण हिंदी आलोचना ने इनको कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखा या इनको उचित स्थान नहीं दिया। कमल भारती ने हिंदी दलित साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है, और एक तरह से रेखा खींचने की कोशिश की है कि कौन कौन से रचनाकार हुए। तो अच्युतानंद के काल में ही उन्होंने कहा बख्शीदास, बंसीराम मुसाफिर, स्वामी शंकरानंद, केवलानंद, अयोध्यानाथ दंडी, मोजीलाल मौर्य और जन कवि बिहारी लाल हरित के नामों को कमल भारती ने उल्लेखनीय माना। इसके बाद के काल को भारती अम्बेडकरवादी धारा का नाम देते हैं। इसे वे 2 भागों में बांटते हैं। पहली 1950 से 1975 तक के काल की धारा, और दूसरी उसके बाद विकसित हुई धारा है। हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य के प्रकाशन के बाद ये धारा सामने आई, और इसका श्रेय पंडित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को देते हैं।
ये प्रकाश लखनवी के नाम से कविताएं लिखते थे। इस युग के दलित साहित्यकारों का रचना कार्य दो प्रवृत्तियों पर आधारित था। एक, वे डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में काव्य और महाकाव्य लिख रहे थे, ईश्वर और मसीहा के रूप में उनका चित्रण कर रहे थे। दूसरे, वे दलित जीवन की कटु सच्चाइयों का वर्णन कर रहे थे और सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। इसके बाद जो साहित्य आता है वो अंबेडकर दर्शन से प्रभावित मुक्ति की धारणा से जुड़ा हुआ होता है और इस समय जो साहित्य का जो प्रमुख स्वर है वो अंबेडकर के मान्यताओं के आधार पर चलता है। और लेकिन कुछ ऐसे आलोचक भी हिंदी में हैं जो अंबेडकर से भी सहमत नहीं हैं। विशेष रूप से डॉक्टर धर्मवीर ने दो बातों के लिए अंबेडकर की आलोचना की है। एक तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने ये जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया इससे हम सहमत नहीं। बौद्ध धर्म का क्या मतलब, जब हमने एक धर्म छोड़ा, हिंदू धर्म छोड़ा, तो बौद्ध भी छोड़ो, हमें धर्म की कहाँ ज़रूरत है। धर्म स्वयं ही वर्णाश्रम का समर्थन करता है, इसलिए अंबेडकर से सहमत नहीं। दूसरी बात यह थी कि अंबेडकर ने ब्राह्मण युवती से विवाह क्यों किया। आप दलित जाति के समर्थक हैं तो दलित कन्या से ही विवाह करते, ब्राह्मण कन्या से आपने विवाह किया, तो इस परंपरा, इस मान्यता का भी डॉक्टर धर्मवीर समर्थन नहीं करते। अधिकांश आलोचक इन दोनों बातों को एक तरफ रख देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, या उनको ये विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, और एक अंबेडकर का जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन है या जो उनके कार्यकलाप है उन पर ही अपने आप को केंद्रित करते हैं। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर ने इन दोनों मुद्दों को सामने रखा और कहा कि ये अपनी असहमति व्यक्त की। हिंदी में जब दलित कृतियां सामने आई तब उन कृतियों की आलोचना, उनको समझने के क्रम में दलित आलोचना का भी विकास हुआ और ये कार्य भी दलित लेखकों ने किया। इसलिए हिंदी में ठीक ठीक मात्र कोई दलित आलोचक है ऐसा कोई विकसित नहीं हुआ, बल्कि या तो वो कवि है, या वो उपन्यासकार है, या कहानीकार है, या आत्मकथा लेखक है। कुछ सृजनात्मक कार्य करते हुए वो आलोचना लिखते हैं। सिर्फ आलोचना लिखने वाले, सिर्फ शुद्ध आलोचक अभी दलित साहित्य में आने शेष हैं, और वो जब हो सकता है जब आएँ तब वो अलग ढंग से दलित साहित्य के बारे में बातें होंगी। अभी जो लेखकों द्वारा लिखी गई आलोचना है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लेखक अपनी रचना की जमीन बनाने के लिए आलोचना करता है। लेखक का आलोचनात्मक कार्य इसलिए होता है ताकि उसकी रचना को लोग समझें और उसके लिए एक वातावरण बनाएं और उस वातावरण के साथ साथ उसका समर्थन भी करें। तो एक तरह से अपनी रचना से वो बद्ध होता है और अपनी रचनात्मक समस्याओं से मुक्ति के लिए वो आलोचना की दिशा में जाता है। और इस अर्थ में कई सारे, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, जयप्रकाश कदम हो, कंवल भारती हो, या डॉक्टर धर्मवीर हो, ये सारे आलोचक मूलतः लेखक हैं और वो उस तरह से आलोचक नहीं है। दूसरी बात यह है कि दलित आलोचना का घनिष्ठ संबंध दलित राजनीति से है। वो ये आलोचना राजनीतिक रूप से अंबेडकर के विचारों का और कार्यों का समर्थन करती है। इसलिए जो अंबेडकर से सहमत है वो दलित आलोचना से सहमत है, जो अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं है वो दलित आलोचना से भी सहमत नहीं है। यह सहमति असहमति अपने स्तर पर भी हो सकती है। जब आप अंबेडकर से सहमत हैं तो अन्य स्वाधीनता आंदोलन के जो हमारे अन्य मान्य नेता हैं उनका भी विरोध करते हैं। महात्मा गांधी का दलित आलोचना में बहुत आलोचना होती रहती है, उनका समर्थन नहीं करते। गांधी बनाम अंबेडकर की तुलना भी वो लोग करते हैं और इस तुलना में गांधी जी की कमियां गिनाई जाती है, क्योंकि ये वर्णाश्रम का विरोध नहीं करते और एक पारंपरिक हिंदू की एक छवि महात्मा गांधी की है और जिसकी ये बराबर आलोचना करते हैं। और इस क्रम में वो सिर्फ जो वैदिक परंपरा है उस परंपरा की भी आलोचना करते हैं और हमारे साहित्य और संस्कृति में जिन अन्य जातियों का महत्व है उन पर ये बल देते हैं। जैसे उनका मानना है कि आर्य के अलावा असुर, सूर, दानव आदि धारणाओं की वापस परीक्षा करते हैं और उसमें वो देखते हैं कि दानव असल में कौन थे, असुर कौन थे, क्या वो दलितों से उनका कोई संबंध था कि नहीं था, तो किस तरह का जीवन हमारे प्राचीन काल के अंदर था। इसलिए देवताओं के बारे में, सुरों के बारे में भी, आर्यों के बारे में भी इनकी एक वैचारिक जिज्ञासा रहती है और ये अतीत में जाते समय इस प्रश्न पर विचार करते हैं। और इसलिए जो अंबेडकर से विचारों से सहमत है
उन रचनाकारों को वो दलित रचनाकार मानते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। जो उनके विचारों पर चुप है वो उनको लगता है कि ये हमारा विरोधी है और उसके बारे में ये भी कोई चर्चा नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि दलित आलोचना के अंदर दलित साहित्य की एक तस्वीर तो बनती है कि दलित साहित्य किस तरह से आता है, कमल भारती कैसे लिखते हैं, बाकी लोग कैसे लिखते हैं, लेकिन संपूर्ण हिंदी साहित्य की कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनती जिसमें शेष साहित्य इस तरह का है और दलित साहित्य इस तरह का। ये जो विभाजन है, ये विभाजन इस तरह का है कि सिर्फ हम ही हम हैं, तुम तो हो ही नहीं, सवर्ण साहित्य तो है ही नहीं। अगर सिर्फ दलित आलोचना से ही हिंदी साहित्य की तस्वीर बनाने की हम कोशिश करें तो बहुत कम रचनाकार हैं और जिनका नाम या जिनके बारे में हमें पता चलता है कि ये रचनाकार भी हिंदी में हुए। और इस तरह से कहना चाहिए कि ये जो नकार है, ये नकार भी दलित आलोचना का एक हिस्सा है। इसके अलावा दलित आलोचना ने दलित साहित्य पर जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों का वो खंडन करते हैं और उसमें बड़ा समय लगाते हैं और बहस होती है और वो बहस करते हैं। विशेष रूप से प्रगतिशील आलोचना से उनकी बड़ी बहस है और इस बहस का एक मुद्दा है वर्ग बनाम वर्ण। सिर्फ वर्ग की ही सच्चाई नहीं है, वर्ण की भी सच्चाई है। और जब तक आप इस जाति की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं करते तब तक वर्गीय हित या वर्गीय पीड़ा को नहीं मानते। इसलिए प्रगतिशील आलोचना की ये आलोचना करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि प्रगतिशीलों ने कभी भी वर्ण की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। और उनका मानना है कि जितने भी ये प्रगतिशील आलोचना है ये सवर्ण आलोचक हैं, इसलिए ये अपनी जाति की सीमा से बाहर आ ही नहीं पाते और इसलिए जो ही चातुर्वर्ण का प्रश्न आता है ये खामोशी लगा देते हैं और एक तरह से सवर्णों के और दलितों के बीच में जो आर्थिक मतभेद है सिर्फ उस मतभेद तक अपनी बात को सीमित रखते हैं। और ये बात दलित आलोचना को ठीक नहीं लगती, उसका ये विरोध करते हैं। इसलिए पूरी प्रगतिशील आलोचना से भी इनका वैमनस्य चलता रहता है। दलित साहित्य पर दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि इसमें केवल उपेक्षा है, केवल विरोध है, अवमानना है, पीड़ा है, दुख है, इसी का वर्णन ये करते रहते हैं। साहित्य जो है आनंद का विषय है, कलात्मक अनुभूति का विषय है, सौंदर्य का विषय है, उसके अंदर वो सौंदर्यात्मक तत्व होने चाहिए, वो तत्व दलित साहित्य में नहीं है। इसलिए ये उबाल में आते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। आप कितनी निंदा करोगे, कुछ तो निंदा का एक स्तर होएगा, कोई तो ऐसी जगह होएगी जहाँ पर आप अपने से विरोधी की निंदा से रुकोगे और उसके बारे में कुछ सकारात्मक बात करोगे, कहीं भी नहीं। इसलिए ये तो अवहेलना, निंदा, पीड़ा इसका वर्णन करता है। इस पर टिप्पणी करते समय दलित आलोचक जयप्रकाश करदम कहते हैं कि दलित साहित्य यथार्थ में दलित चेतना का साहित्य, दलितों द्वारा भोगी गई उपेक्षा, अपमान और पीड़ा की अभिव्यक्ति भी इस रूप में है कि उससे व्यक्ति में हीनता बोध की बजाय जातीय स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना का विकास हो। इसके अभाव में अन्याय और उत्पीड़न को लेकर लिखा गया सारा का सारा साहित्य दलित चेतना का साहित्य न होकर दलित जीवन का साहित्य होकर रह जाएगा। इसी तरह दलित साहित्य कला से हीन है, गालियां हैं, मात्र आक्रोश है, इनके पास नए समाज की परिकल्पना नहीं है। ऐसे सब आलोचनाओं को भी ये दलित आलोचना खारिज करती है। हालांकि कुछ लोग आत्मकथाओं में, जो दलित आत्मकथाएं हैं, उन आत्मकथाओं का भी विरोध करते हैं कि दलित लोग क्यों लिखते हैं, और उनके परिवार के लोग भी कहते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप हमारे जीवन की जो पीड़ा है, हमने दुख भोगा, जो भी हमारे जीवन में परेशानी हुई, अच्छी बुरी जितनी गंदी बातें हुई, उन सब को समाज में आप क्यों कहना चाहते हो? इससे तो हमारा परिवार अपमानित होता है। आप अपने अपमान की सामग्री स्वयं ही देते हो। इसलिए सामान्य जो लोग हैं, जिनका साहित्य संस्कृति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो परिवार के लोग उनका विरोध करते हैं कि तुमको ये बातें नहीं लिखनी चाहिए। आपने दादा के बारे में, नानी के बारे में, माँ के बारे में, बहन के बारे में, चाचा के बारे में, भाई के बारे में, हमारे अपने रिश्तेदारों के बारे में ये तुमने क्या लिखा, और खुद के बारे में आप क्यों लिख रहे हो, और मेरे बारे में क्यों लिख रहे हो? पत्नी विरोध करती है तो लेखक उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, जो भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन उस जीवन की अभिव्यक्ति भी सरल नहीं है।
अपने अपने लोगों से विरोध मोल लेकर के एक साहस के साथ में दलित लेखकों ने आत्मकथाएं लिखी है। और इसलिए दलित आलोचना इन आत्मकथाओं के का नैतिक समर्थन करने के लिए भी एक तर्क ढूंढती है कि नहीं, हमने जो लेखन किया वो ठीक किया। दलित आलोचना सिर्फ दलित साहित्य की आलोचना ही नहीं करती, वो दलित राजनीति की, समाज की, दर्शन की, जीवन के सभी क्षेत्रों के, अर्थनीति की, सरकार के कामकाज की, सब चीज़ों की वो आलोचना करते हैं। और उसी आलोचना के प्रकरण में साहित्य भी एक आता है। हालांकि साहित्य पर बात करते समय आमतौर से दलित आलोचना दलित लेखकों की ही बात करते हैं। और ये सब जो आलोचक हैं, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, करदम जी हो, कमल भारती हो और डॉक्टर एन सिंह हो, ये जो आलोचक हैं ये रचनाकार भी हैं और वो अपनी रचना के समर्थन में, अपने रचना के प्रकरणों के अनुरूप अपनी बात कहते हैं और इनकी अपनी रचनाओं को स्वीकृति दिलाने का भी संघर्ष किया। जयप्रकाश करदम अपेक्षाकृत सतर्क आलोचक हैं। वे दलित साहित्य का पक्ष समर्थन करते हुए दलित साहित्य की कमियों की ओर भी इशारा करते हैं और दलित साहित्य को नई दिशा देने की वो कोशिश करते हैं। कमल भारती ने भी दलित साहित्य का बहुत गंभीर अध्ययन किया है। इसी तरह एन सिंह, डॉक्टर तेज सिंह आदि ने भी बहुत सारी बातें कही। डॉक्टर धर्मवीर दलित आलोचना के मूल धारा से थोड़े से अलग है। उनका जो जार कर्म का विरोध है, वो जार कर्म का विरोध एक अलग तरह की उनकी मान्यता है और उनका मानना यह है कि जो रचना, जो साहित्य परकीय प्रेम के ऊपर लिखा गया है वो साहित्य राष्ट्र विरोधी है और इसलिए रीतिकाल राष्ट्र विरोधी है। अज्ञेय का साहित्य खारिज करने लायक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य खारिज करने वाला है। प्रेमचंद भी परकीय प्रेम में लिप्त थे, इसलिए प्रेमचंद जो है वो सामंत के मुंशी हैं। हालांकि सवर्ण आलोचना प्रेमचंद को सामंतवाद विरोधी मानते रहे, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर ने कई तर्क दे करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति परकीय प्रेम में लिप्त रहता है वो व्यक्ति कभी अच्छा साहित्यकार, वरेण्य साहित्यकार नहीं हो सकता। इसलिए उनकी मान्यता क्योंकि ये परकीय प्रेम जिसे वो सवर्ण रचनाकार कहते हैं, उसे वो कहते हैं जार कर्म। तो जार कर्म में जो लिप्त रहता है उसकी धर्मवीर बड़ी आलोचना करते हैं। तो ये जार कर्म की व्याख्या से पूरा रीतिकाल गया, क्योंकि रीतिकाल में तो परकीय प्रेम ही है और दूसरा अज्ञेय के रचनाओं में मिलता है। बाकी जिन भी रचनाओं में सवर्ण साहित्य में मिलता है वहाँ वो ये कहते हैं कि सवर्ण साहित्यकार होते ही जार कर्म में लिप्त है। और इस तरह से एक चारित्रिक आलोचना की एक परंपरा विकसित की और इससे उन्होंने एक साहित्य की के मूल्यांकन की एक दिशा निर्धारित करने की कोशिश की और इसलिए वो स्त्रीवादी रचनाकारों का भी विरोध करते हैं। वो सवर्ण जो स्त्रीवाद है उसका वो कहते हैं कि वो पति से तो खाना पीना लेंगी और प्रेम अपने आशिक से करेगी और जार कर्म से उत्पन्न संतान का भरण पोषण भी वो अपने पति से करवाना चाहती है। और इसलिए ये जो जार कर्म में लिप्त होने की जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता स्त्रीवाद की मूल है। इसलिए धर्मवीर को कई बार स्त्री विरोधी आलोचक भी माना जाता है और दलित स्त्रियों ने भी धर्मवीर की आलोचना की। बहुत सारे मतभेद है, लेकिन जो मुद्दा है, जो प्रश्न है, वो धर्मवीर ने नए ढंग से हमारे सामने रखा है, जो दलित आलोचना का एक हिस्सा है। इससे कोई सहमत हो सकता है, इससे कोई असहमत हो सकता है, ये एक अलग बात है।